जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों। आज के इस वीडियो में मैं लेकर के आ चुका हूं जितने भी मेरे प्यारे बच्चे कक्षा 10 में हैं और 2025 की बोर्ड परीक्षा देंगे। आप सभी लोग यदि गृह विज्ञान विषय में 70 में 70 का स्कोर करना चाहते हैं तो आप सभी लोग इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, क्योंकि मैं आप सभी के लिए लेकर के आ चुका हूं गृह विज्ञान विषय का मॉडल पेपर। और इस मॉडल पेपर के मैं सभी प्रश्नों का उत्तर आपको बताऊंगा। बहुविकल्पी प्रश्नों का भी उत्तर बताऊंगा, अति लघुत्तरी और लघुत्तरी प्रश्नों का भी उत्तर बताऊंगा इसी वीडियो में। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जो बच्चे कक्षा 10 में हैं और जिन्होंने अनिवार्य विषय के रूप में गृह विज्ञान विषय को चुना है, आप सभी के लिए यह वीडियो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगा 2025 की बोर्ड परीक्षा के लिए। 823 ई कोड का मॉडल पेपर है मेरे प्यारे बच्चों। इस मॉडल पेपर को जरूर तैयार कर लेना यदि आप 70 में 70 का स्कोर बहुत ही आसानी से करना चाहते हैं तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, 3 घंटे 15 मिनट का आपको समय मिलेगा। कहाँ? बोर्ड परीक्षा में जब आप पेपर देने जाओगे तब आपको पेपर देने के लिए यानी पेपर में आपको 3 घंटे 15 मिनट का समय मिलेगा। पेपर का पूर्णांक रहेगा मेरे प्यारे बच्चों 70 अंकों का। यहाँ पर नोट के अंतर्गत लिखा हुआ है, प्रारंभ के 15 मिनट आपको मिलेंगे प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए, यानी 3 घंटे का समय आपके पास बचेगा पेपर को हल करने के लिए और 15 मिनट आपको मिलेंगे पेपर को पढ़ने के लिए। यहाँ पर आप लोग ध्यान देंगे, प्रश्न पत्र 2 खंडों में, खंड आ तथा खंड बा में विभाजित रहेगा। खंड आ में 1 अंक के 20 बहुविकल्पी प्रश्न दिए गए हैं और जिनका उत्तर आपको OMR उत्तर पत्रक पर चिन्हित करना है। खंड आ में 1 नंबर के 20 बहुविकल्पी प्रश्न देखने को मिलेंगे। खंड आ के बाद प्रत्येक प्रश्न का निर्देश पढ़कर केवल प्रदत्त OMR मेरे प्यारे बच्चों OMR उत्तर पत्रक पर ही उत्तर आपको चिन्हित करना है और OMR उत्तर पत्रक पर उत्तर देने के पश्चात उसे आप काटेंगे नहीं, ना ही इरेजर अथवा व्हाइटनर का प्रयोग तो बिल्कुल ही नहीं करना है। चाहे आपने आंसर गलत भर दिया हो या सही, अब आप उसको ना तो काट सकते हैं, ना इरेजर और ना ही व्हाइटनर का प्रयोग कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते क्योंकि निर्देश में लिखा है। अगला है प्रश्न के अंक उसके सम्मुख अंकित हैं, कौन सा प्रश्न कितने अंक का है इसका भी वर्णन है। खंड बा में 50 अंक के वर्णनात्मक प्रश्न दिए गए हैं। खंड बा में जो प्रश्न हैं उन सभी प्रश्नों का उत्तर आपको एक साथ ही करना है। प्रथम प्रश्न से आरंभ कीजिए तथा अंतिम प्रश्न तक करते जाइए। जो प्रश्न ना आता हो उस पर आपको समय नष्ट नहीं करना है। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर खंड आ की ओर बढ़ते हैं और इन सभी प्रश्नों को आप लोग तैयार कर लेना। कुछ प्रश्न ऐसे हैं जिनको आपको याद करना है, लेकिन कुछ प्रश्न ऐसे हैं मेरे प्यारे बच्चों जिन्हें आपको अच्छे से समझना है। तो यहाँ पर निर्देश आप पढ़िएगा। पहले प्रश्न संख्या 1 से 20 बहुविकल्पीय प्रश्न हैं। प्रत्येक के 4 वैकल्पिक उत्तर दिए गए हैं। उनमें से सही विकल्प चुनकर OMR सीट में गोले को काला करें। मेरे प्यारे बच्चों, पहला जो प्रश्न है यह मोस्ट इम्पोर्टेंट है और इसको तो आपको रटना ही नहीं है, याद ही नहीं करना। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ पर मासिक बजट बनाना क्यों आवश्यक है? मासिक बजट किस लिए बनाया जाता है? दैनिक खर्चों के लिए या आकस्मिक व्यय के लिए यानी रोजमर्रा के खर्चों के लिए, या फिर आकस्मिक जो अचानक व्यय होता है, खर्च आ जाता है, उसके लिए मासिक बजट बनाना आवश्यक है, या फिर मेरे प्यारे बच्चों आय व्यय में संतुलन रखने के लिए या व्यय पर नियंत्रण रखने के लिए। तो मासिक बजट किस लिए बनाया जाता है मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी लोग ध्यान देंगे। मासिक बजट बनाने का उद्देश्य है आय व्यय में संतुलन रखने के लिए। आप लोग ध्यान देंगे मेरे प्यारे बच्चों, आय व्यय, आय यानी हमारी आमदनी कितनी है और हमारा व्यय अर्थात खर्चा कितना है या हम खर्च कितना करते हैं, उसमें संतुलन रखने के लिए क्या करना चाहिए? हमको मासिक बजट बनाना चाहिए।
दूसरा प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग ध्यान देंगे यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे सुरक्षित चेक है। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, आप इन सभी प्रश्नों को रट लेंगे तो मेरे प्यारे बच्चों आप लोग ध्यान देंगे 70 में 70 का स्कोर आप आसानी से कर लेंगे यदि आप इन सभी प्रश्नों को रट लेंगे। मेरे प्यारे बच्चों प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे सुरक्षित चेक माना जाता है। तो यहाँ पर उत्तर होगा क्रॉस चेक या रेखांकित चेक को सबसे सुरक्षित चेक माना जाता है। प्रश्न अगला है, घर की सजावट के लिए किस वस्तु का प्रयोग किया जाता है। तो घर की सजावट के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, फूलदान का प्रयोग किया जाता है। चौथा विकल्प सही होगा। मेरे प्यारे बच्चों अगला प्रश्न है, जल का रासायनिक सूत्र क्या है। तो थोड़ा सा मिसप्रिंट है यहाँ पर विकल्प, चलिए मैं आपको यहाँ पर बता दूं, H2O2 या H2O या CO2 या HO ये है। मेरे प्यारे बच्चों जल का रासायनिक सूत्र है H2O, यानी पानी का रासायनिक सूत्र क्या है, H2O है। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, अशुद्ध या दूषित जल एवं भोजन से होने वाला रोग कौन सा है। यदि हम दूषित जल पीते हैं, दूषित भोजन करते हैं तो कौन सा रोग हो जाएगा, हैजा रोग होता है दूषित जल और दूषित भोजन करने से। मेरे प्यारे बच्चों अगला प्रश्न है, ध्वनि प्रदूषण के कारण क्या हैं। तो वाहनों के हॉर्न के कारण भी ध्वनि प्रदूषण होता है, सायरन के कारण भी ध्वनि प्रदूषण होता है, लाउड स्पीकर के कारण भी ध्वनि प्रदूषण होता है। यहाँ पर उत्तर होगा इनमें से सभी के कारण क्या होता है, ध्वनि प्रदूषण होता है। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, टिटनेस रोग के जीवाणु कहाँ पाए जाते हैं। तो टिटनेस रोग के जीवाणु गोबर में भी पाए जाते हैं, मिट्टी में भी पाए जाते हैं, जंग लगे लोहे पर भी पाए जाते हैं। उत्तर हो जाएगा इन सभी में। टिटनेस रोग के जीवाणु गोबर में, मिट्टी में और जंग लगे लोहे पर, इन सभी में पाए जाते हैं। प्रश्न संख्या 8 है मेरे प्यारे बच्चों, कपड़ा काटने से पूर्व की जाने वाली क्रिया कौन सी है। तो कपड़े का सिंक करना, इस्त्री करना, मिल्टन चाक से निशान लगाना। यहाँ पर उत्तर क्या होगा, इनमें से सभी क्रियाएं कपड़ा काटने से पूर्व यानी पहले की जाती हैं। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, नील का प्रयोग किन वस्त्रों के लिए किया जाता है। तो नील का प्रयोग किन वस्त्रों के लिए किया जाता है, इसका उत्तर होगा मेरे प्यारे बच्चों सफ़ेद सूती वस्त्रों को रंगने के लिए नील का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, आधुनिक प्रकार का ईंधन क्या है। तो आधुनिक प्रकार का ईंधन क्या है, यहाँ पर दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर हो जाएगा गैस। कैसा ईंधन है, आधुनिक प्रकार का ईंधन है। प्रश्न अगला है मेरे प्यारे बच्चों, विटामिन सी की प्राप्ति का स्रोत क्या है। तो विटामिन सी खट्टे फलों में प्राप्त होता है, जैसे कि आंवला हो गया आपका, आंवला विटामिन सी का प्रचुर जो है इसमें प्रचुर मात्रा पाई जाती है। संतरा में भी आप देखेंगे विटामिन सी की मात्रा अधिक पाई जाती है और नींबू में भी विटामिन सी की अधिक मात्रा पाई जाती है। तो जितने भी फल खट्टे फल होते हैं उन सभी में विटामिन सी की प्राप्ति होती है। अगला प्रश्न है, प्रोटीन का मुख्य काम क्या है। तो मेरे प्यारे बच्चों प्रोटीन का मुख्य काम क्या है, इसका उत्तर हो जाएगा शरीर की वृद्धि एवं विकास में सहायता देना ही प्रोटीन का मुख्य काम है। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, जिसको आपको समझना है, रटना नहीं है। सब्जियों को धोना चाहिए, हमें सब्जियों को कब धोना चाहिए, क्या छीलने के बाद या छीलने से पहले या काटने के बाद या हर बार छीलने और काटने के बाद भी। तो सब्जियों को हमको छीलने से पहले ही अच्छी तरह से धो लेना चाहिए। अगला प्रश्न है, रोगी का भोजन होना चाहिए। मेरे प्यारे बच्चों रोगी का भोजन कैसा होना चाहिए, रोगी का भोजन होना चाहिए सुपाच्य, जिसे वह आसानी से
पचा सके और जिस भोजन को डॉक्टर ने क्या किया हो, परामर्श के रूप में बताया हो। तो मेरे प्यारे बच्चों, रोगी का भोजन कैसा होना चाहिए? सुपाच्य होना चाहिए। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पर मनुष्य के कंकाल में अस्थियों की कुल संख्या कितनी होती है? तो मनुष्य के कंकाल में कुल कितनी अस्थियां होती हैं? इसका उत्तर हो जाएगा 206। मनुष्य कंकाल में कितनी अस्थियां होती हैं? 206 अस्थियां होती हैं। अगला प्रश्न है, अस्थि भंग के लक्षण क्या है? अस्थि भंग का अर्थ क्या होता है? हड्डी का टूटना। हड्डी का टूटना। जब कोई हड्डी टूट जाती है, मान लीजिए आपका हाथ या पैर या कोई उंगली टूट गई है, उदाहरण के लिए मैं बता रहा हूँ, ऐसी मेरी कामना नहीं है। किसी भी व्यक्ति की जब हड्डी टूट जाती है यानी अस्थि भंग हो जाता है, तो सबसे पहली बात वहाँ पर क्या हो जाएगा? सूजन आ जाती है। दूसरा, हड्डी टूटने पर दर्द भी बहुत होता है। तीसरा, अंग निष्क्रिय हो जाता है। जहाँ की हड्डी टूटती है वह अंग निष्क्रिय यानी कार्य करने योग्य नहीं रहता। उत्तर होगा उपर्युक्त सभी। यानी अस्थि भंग के लक्षण क्या हैं? उपर्युक्त सभी। मेरे प्यारे बच्चों, मैंने आपको बताया था ना कि कुछ प्रश्न याद करने हैं और कुछ प्रश्नों को समझना है, जैसा कि आपने इस प्रश्न को देखा। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का आंसर मैं चाहता हूं कि आप कमेंट करके बताइएगा। प्रश्न क्या है? श्वसन क्रिया में रक्त का शुद्धिकरण किस गैस के द्वारा होता है? तो इसका जो है आंसर आप लोग कमेंट करके बताएंगे। नाइट्रोजन के द्वारा, हाइड्रोजन के द्वारा, या ऑक्सीजन के द्वारा, या फिर कार्बन डाइऑक्साइड के द्वारा। प्रश्न 18 है मेरे प्यारे बच्चों, स्ट्रेचर का प्रयोग कब किया जाता है? तो स्ट्रेचर का प्रयोग किया जाता है रोगी को ले जाने के लिए। प्रश्न संख्या 19 है, एक सामान्य स्वस्थ व्यक्ति का तापक्रम कितना होता है? तो यहाँ पर आप लोग ध्यान देंगे 94 डिग्री फ़ारेनहाइट, या 96 डिग्री फ़ारेनहाइट, या 98 डिग्री फ़ारेनहाइट, या 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? एक सामान्य स्वस्थ व्यक्ति का तापक्रम होता है मेरे प्यारे बच्चों 98 यहाँ पर आप लोग ध्यान देंगे 98 डिग्री यानी 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट। मेरे प्यारे बच्चों, प्रश्न संख्या 20 है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कह रहा है बर्फ की टोपी का प्रयोग कब करते हैं? तो बर्फ की टोपी का प्रयोग किया जाता है कब? ठंडी सेंक देने के लिए। जब तेज बुखार या तेज ज्वर आ जाता है किसी भी व्यक्ति को, तो ठंडी सेंक देने के लिए बर्फ की टोपी का प्रयोग किया जाता है। अब मेरे प्यारे बच्चों, बारी आती है खंड बा की, और खंड बा में आप देखेंगे 50 नंबर के प्रश्न पूछे गए हैं। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर निर्देश दिया गया है। प्रश्न संख्या 21 से 26 अति लघुत्तरीय हैं। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर आपको अधिकतम कितने शब्दों में? 25 शब्दों में लिखना है। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर पहला प्रश्न यानी प्रश्न संख्या 21 है। वेरी इंपॉर्टेंट हैं ये सभी प्रश्न। इन प्रश्नों को आप लोग रट लेंगे। 100% की गारंटी है मेरे प्यारे बच्चों कि ये प्रश्न आपकी बोर्ड परीक्षा में जरूर आएंगे। 2025 की बोर्ड परीक्षा में इनका उत्तर भी मैं आपको बताऊंगा। तो इसलिए आप वीडियो को एक बार जरूर शेयर कर देना, लाइक कर देना। यदि नए हैं चैनल पर तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। मेरे प्यारे बच्चों, प्रश्न संख्या यहाँ पर 21 है, 21। रेखांकित चैक किसे कहते हैं? इसका उत्तर क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों? आप सभी लोग यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। रेखांकित चेक किसे कहते हैं? इस प्रकार के चेक द्वारा रुपया लेने वाले के खाते में जमा हो जाता है। चेक के बाईं ओर ऊपरी कोने में दो समानांतर रेखाएं, इस तरह की समानांतर रेखाएं खींच दी जाती हैं, या यहाँ पर एसी पे ओनली लिख दिया जाता है। विवाह, जन्म तथा किसी खेल में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए यह चेक प्रदान किया जाता है। मेरे प्यारे बच्चों, ये हो गया प्रश्न संख्या 21 का उत्तर। तो आप लोग वीडियो को कंप्लीट देखिएगा।
अगला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, प्रश्न संख्या 22 है। यहाँ पर शरीर में पानी का क्या कार्य है? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसका उत्तर क्या होगा, आप लोग यहाँ पर ध्यान देंगे। प्रश्न संख्या 22 का उत्तर हो जाएगा जल शरीर निर्माण व अस्तित्व बनाए रखने, पाचन क्रिया, शारीरिक विकारों को निष्कासित करने, शारीरिक तापक्रम समान बनाए रखने, रक्त को तरल बनाए रखने के अतिरिक्त दैनिक कार्यों एवं सामुदायिक कार्यों में जल का उपयोग होता है। यानी जल क्या है, उपयोगी होता है। मेरे प्यारे बच्चों, प्रश्न संख्या यहाँ पर 23 है। जल प्रदूषण के क्या कारण हैं? बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, जल प्रदूषण के क्या कारण हैं। तो चलिए इसका भी उत्तर आप लोग यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। जल प्रदूषण के प्रमुख कारण निम्नलिखित हैं। तो पहला कारण क्या है, घरेलू कूड़ा करकट जब किसी स्वच्छ तालाब या स्वच्छ नदी में या स्वच्छ जल में मिल जाता है तो वह जल प्रदूषित हो जाता है। मल मूत्र का पानी में मिलना, यानी मल मूत्र गंदगी जब स्वच्छ पानी में मिल जाती है तो भी जल प्रदूषित हो जाता है। कीटनाशकों का पानी में घुलना, यानी कीटनाशकों का पानी में घुल जाने से भी जल क्या हो जाता है, प्रदूषित हो जाता है। और औद्योगिक कारखानों, यहाँ पर आप सभी लोग ध्यान देंगे, औद्योगिक कारखाने का कचरा पानी में डालने से भी नदियों का जल क्या हो जाता है, प्रदूषित हो जाता है। मेरे प्यारे बच्चों, प्रश्न संख्या यहाँ पर 24 वेरी इंपॉर्टेंट है। विषाक्त भोजन से क्या तात्पर्य है? और ये सभी प्रश्न ऐसे प्रश्न हैं इस मॉडल पेपर में मैंने लिए हैं जो लगातार बोर्ड परीक्षा में आते रहे हैं और 2025 की बोर्ड परीक्षा में 100% ये प्रश्न पूछे जाएंगे। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर जल प्रदूषण के क्या कारण हैं इसका मैंने उत्तर बता दिया है। विषाक्त भोजन से क्या तात्पर्य है, इसका उत्तर चलिए आप लोग यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। प्रश्न संख्या 24 का उत्तर क्या हो जाएगा कि विषाक्त भोजन से तात्पर्य क्या है? भोजन के अंदर उपस्थित ऐसे पदार्थ जो व्यक्ति के शरीर में जाने के बाद विषैले प्रभाव उत्पन्न करते हैं, इन्हें विषाक्त भोजन कहते हैं। यानी भोजन के अंदर उपस्थित ऐसे पदार्थ जो व्यक्ति के शरीर में जाने के बाद विषैले प्रभाव को उत्पन्न कर देते हैं, इन्हें ही क्या कहते हैं, विषाक्त भोजन कहते हैं। भोजन बनाने एवं उसका संरक्षण करने में त्रुटियों एवं असावधानियों के कारण भोजन क्या हो जाता है, विषाक्त हो जाता है। मेरे प्यारे बच्चों, प्रश्न यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा। प्रश्न संख्या 25 है। भूनने तथा सेकने में क्या अंतर है? तो भूनने तथा सेकने में क्या अंतर है, इसका उत्तर हो जाएगा क्या, भूनते समय वस्तु आग में प्रत्यक्ष संपर्क में नहीं आती। जब कोई वस्तु भूनी जाती है तो वह आग के प्रत्यक्ष संपर्क में नहीं आती, जबकि सेकने में उसे सीधे अंगारों अथवा विद्युत सलाखों के ऊपर सेका जाता है। आपने देखा होगा आपके घर में आपकी माँ ने या आपकी बड़ी बहन या छोटी बहन ने जब रोटी बनाई होगी तो जब वह रोटी सेकती हैं तो तवे से जब आंच के सीधा प्रत्यक्ष ले जाती हैं तो उसे क्या कहते हैं, सेकना कहते हैं। आपने सुना भी होगा रोटी सेकना। भूनते कब हैं, जब कोई भी वस्तु आग में प्रत्यक्ष संपर्क में नहीं आती, उसे क्या कहते हैं, भूनते हैं। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर आप लोग ध्यान देंगे। प्रश्न संख्या 26 है। मोच के लक्षण लिखिए। मोच के लक्षण क्या हैं, तो यहाँ पर आप सभी लोग ध्यान दीजिएगा। इसका उत्तर क्या होगा, प्रश्न संख्या 26 का उत्तर मोच आने के लक्षण क्या हैं। तो मोच आने के लक्षण मेरे प्यारे बच्चों, पहला लक्षण है संबंधित अंग में सूजन आ जाती है। जहां मोच आ जाएगी वहां का अंग सूजन से युक्त होगा, यानी वहां पर सूजन आ जाएगी तथा इधर उधर हिलाने डुलाने में पीड़ा होगी। जहां पर मोच आई होगी यदि आप उस अंग को इधर उधर हिलाते हैं तो पीड़ा यानी दर्द भी होगा। दूसरा है मेरे प्यारे बच्चों, मोच आने वाले अंग का रंग
कुछ कुछ नीला काला होने लगता है। जहाँ पर मोच आ जाती है उस स्थान का रंग कुछ कुछ नीला अथवा काला होने लगता है। मेरे प्यारे बच्चों, प्रश्न संख्या यहाँ पर आप सभी लोग ध्यान दीजिएगा 27, जो कि है लघुत्तरीय प्रश्न के अंतर्गत। अभी तक जो मैंने प्रश्नों का उत्तर आपको बताया है, प्रत्येक प्रश्न 2 नंबर का पूछा जाएगा। अब लघुत्तरीय प्रश्न कितने नंबर का आएगा? प्रत्येक प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों 4 नंबर का आएगा। तो यहाँ पर आप लोग ध्यान देंगे, निर्देश को पहले पढ़ लेते हैं। निर्देश क्या है? प्रश्न संख्या 27 से 31 तक लघुत्तरीय हैं। इनके उत्तर अधिकतम आपको 50 शब्दों के अंतर्गत ही लिखना है। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर आप सभी लोग ध्यान दीजिएगा। प्रश्न यहाँ पर 27 है, घर में पर्दे लगाने से क्या क्या लाभ हैं? तो इसका बिल्कुल सिंपल सा उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 27 का उत्तर क्या है? पर्दे कमरों की सजावट का महत्वपूर्ण साधन होते हैं। यानी घर में पर्दे लगाने के लाभ कौन कौन से हैं? घर में पर्दा लगाने से घर की सजावट बहुत अच्छी लगती है, यानी घर अच्छा दिखने लगता है। दूसरा बिंदु है, यह तीव्र प्रकाश एवं वायु तथा तेज गर्मी एवं ठंड से बचाव करते हैं। तीसरा है यहाँ पर, पर्दों से खिड़की व दरवाजों के दोषों को छुपाया जा सकता है। और पर्दे एकांत यानी प्राइवेसी बनाए रखने का महत्वपूर्ण साधन है। तो घर में पर्दे लगाने के लाभ आपने देख लिए। प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर आप सभी लोग ध्यान दीजिएगा। प्रश्न संख्या 27 का यहाँ पर अथवा वाला प्रश्न है, वृक्षारोपण से क्या लाभ हैं? ये सभी प्रश्न आप लोग तैयार कर लेंगे। मैंने 100% की गारंटी ली है। यहाँ से प्रश्न 2025 की बोर्ड परीक्षा में जरूर पूछे जाएंगे। तो वृक्षारोपण से क्या लाभ हैं? चलिए मेरे प्यारे बच्चों, इसका उत्तर क्या होगा? 27 का अथवा का उत्तर क्या हो जाएगा? वृक्षारोपण से निम्नलिखित लाभ हैं। पहला लाभ, वृक्षों से हमें क्या प्राप्त होती हैं? लकड़ियां प्राप्त होती हैं, जो मकान बनाने एवं फर्नीचर के काम में आते हैं। और दूसरा, वन पर्यावरण को नियंत्रित रखते हैं। तीसरा लाभ क्या है? वनों के होने से मृदा का अपरदन नहीं होता। वनों के कारण हमारी मृदा का अपरदन नहीं होता। वनों से हमें ऑक्सीजन प्राप्त होती है, और जो मानव के लिए अनिवार्य है। वनों से ही हमें कौन सी गैस प्राप्त होती है? ऑक्सीजन गैस प्राप्त होती है, जो हम सभी के लिए क्या है? अनिवार्य है। वनों के होने से वर्षा अच्छी होती है और सूखे की संभावना भी कम रहती है। मेरे प्यारे बच्चों, वनों से हमें फल एवं अनेक प्रकार की जड़ी बूटियां भी प्राप्त होती हैं। तो ये हो गया इस प्रश्न का उत्तर। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, प्रश्न संख्या 28 है, सिलाई किट क्या है? सिलाई किट की आवश्यक सामग्री की सूची बनाइए एवं उसका उपयोग भी लिखिए। तो चलिए इसका उत्तर क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों? सिलाई कटाई के कार्य के लिए आवश्यक सामग्री को उनके रखने के डिब्बे या थैले सहित संयुक्त रूप को क्या कहते हैं? सिलाई किट कहा जाता है। अब सिलाई किट में फीता, इंच टेप, कैंची, मिल्टन चाक, स्क्वायर, मेज या चौड़ा पटरा, और मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर ड्राफ्टिंग के लिए कपड़ा, धागे, पिने, सुई, अंगुलिस्ताना, प्रेस यानी इस्त्री आदि वस्तुएं रखी जाती हैं। यह समस्त वस्तुएं सिलाई के काम में आने वाली प्रमुख सामग्री हैं। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर आप लोग ध्यान देंगे। प्रश्न अगला है 28 का अथवा, हैजा रोग के कारण, लक्षण एवं रोकथाम के उपाय लिखिए। तो मेरे प्यारे बच्चों, इसका उत्तर क्या हो जाएगा? हैजा रोग के लक्षण क्या हैं या कारण क्या हैं? हैजे में दस्त और वमन खूब होते हैं। जिस भी व्यक्ति को हैजा रोग हो जाता है उसको दस्त और वमन खूब होने लगते हैं, किंतु ज्वर साधारणतः, जो ज्वर यानी बुखार जो होता है वह साधारणतः नहीं होता, यानी बुखार नहीं आता है। दस्त पानी जैसे पतले और सफ़ेद रंग के होते हैं।
इनका रूप चावल के माड़ सा होता है। दस्त का रूप कैसा होता है? चावल के माड़ के जैसा होता है। रोगी को प्यास बहुत लगती है, जिसे हैजा रोग हो जाता है उसको। कभी कभी रोग एकदम इतनी तीव्रता से उभरता है कि 24 घंटे के भीतर ही मनुष्य मर जाता है। इसलिए हैजा खतरनाक होता है। यदि आपको हैजे की दिक्कत है तो आप जो है क्या करेंगे, उचित सलाह लेंगे अपने डॉक्टर से, क्योंकि यहाँ पर लिखा है मेरे प्यारे बच्चों, यदि यदि इसका जो है क्या होता है, कभी कभी एक ये जो रोग है एकदम इतनी तीव्रता से उभरता है कि 24 घंटे के भीतर मनुष्य की मृत्यु हो जाती है। मेरे प्यारे बच्चों, इसलिए तनिक सा भी अंदेशा, तुरंत किसी योग्य चिकित्सक, यहाँ पर आप लोग ध्यान देंगे, योग्य चिकित्सक से चिकित्सा करवानी चाहिए। अब बारी आती है हैजा रोग से बचाव के उपाय, यानी हैजे से कैसे बचा जा सकता है, उपाय क्या हैं। मेरे प्यारे बच्चों, हैजे के भयंकर प्रकोप से बचने के लिए निम्नलिखित उपाय करने चाहिए। पहला है उपाय कौन सा? हैजे के नियमित रूप से अवश्य लगवाने चाहिए। हैजे के क्या मेरे प्यारे बच्चों, थोड़ा सा मिसप्रिंट है, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ। हैजे के टीके नियमित रूप से लगवाने चाहिए। मेले तथा तीर्थ स्थानों पर जाते समय सभी व्यक्तियों को यह टीका अवश्य लगवा लेना चाहिए। मेरे प्यारे बच्चों, यदि कोई व्यक्ति इस रोग का शिकार हो गया हो तो उसे शीघ्र ही सबसे अलग रखने की व्यवस्था करनी चाहिए। अगला है यहाँ पर हैजा फैलते ही तालाब, नदी तथा कुएं के पानी को उबालकर तथा छानकर पीना चाहिए। अगला बिंदु है मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर आप सभी लोग ध्यान दीजिएगा। हैजे से बचने के लिए मक्खियों से बचना, यानी मक्खियों से बचना आवश्यक होता है। अतः मक्खियों को समाप्त करने अथवा उनसे बचने के लिए हर संभव उपाय करने चाहिए। प्रश्न संख्या मेरे प्यारे बच्चों 29, जो कि इस प्रकार से है, आप सभी लोग यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। प्रश्न संख्या 29 क्या है, आप यहाँ पर ध्यान देंगे। प्रश्न संख्या 29 कह रहा है कि यहाँ पर बचत किसे कहते हैं, बचत सुरक्षित रखने के उपाय लिखिए। मेरे प्यारे बच्चों, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इस प्रश्न को आप लोग जरूर तैयार कर लेना। बचत किसे कहते हैं? तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, इसका भी आप लोग उत्तर ध्यान दीजिएगा। पारिवारिक आय में से परिवार की वर्तमान आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए व्यय करने के उपरांत, यानी खर्च करने के उपरांत जो धनराशि शेष रह जाती है वह पारिवारिक बचत कहलाती है। यानी जो भी धनराशि शेष रह गई है वही क्या कहलाएगी? पारिवारिक बचत कहलाती है। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर आप लोग ध्यान देंगे, बचत सुरक्षित रखने के उपाय कौन कौन से हैं। तो बचत सुरक्षित रखने या विनियोजन के निम्नलिखित मुख्य साधन हैं। पहला बैंक, दूसरा डाकखाना, तीसरा बीमा योजना, चौथा भविष्य निधि, पांचवा सार्वजनिक भविष्य निधि और छठा है भारतीय यूनिट ट्रस्ट, सातवां है सहकारी ऋण समितियां, आठवां है राष्ट्रीय बचत पत्र योजना और 9 है यहाँ पर अच्छी कंपनी के शेयर। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये हैं बचत को विनियोजित करने या बचत को सुरक्षित रखने के उपाय। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, प्रश्न संख्या यहाँ पर है, आप लोग ध्यान दीजिएगा 29 का अथवा। प्रश्न संख्या 29 का अथवा क्या है? ग्रह विज्ञान का ज्ञान होना गृहिणी के लिए क्यों आवश्यक है? मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर प्रश्न क्या होगा? ग्रह गणित का ज्ञान होना गृहिणी के लिए क्यों आवश्यक है? तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, इसका उत्तर क्या हो जाएगा? ग्रह गणित का ज्ञान गृहिणी के लिए होना इसलिए आवश्यक होता है क्योंकि आहार एवं पोषण विज्ञान, वस्त्र विज्ञान आदि का व्यवस्थित अध्ययन करने के लिए इसमें उसे कुछ गणनाएं अवश्य ही करनी पड़ती हैं। गृह प्रबंध में पारिवारिक बजट बनाने के लिए भी गणित की आवश्यकता होती है। इन तथ्य को ध्यान में रखते हुए ही गृहिणी को
ग्रह गणित के रूप में सामान्य गणित का ज्ञान प्रदान किया जाता है और गृहिणियों को विभिन्न कार्य करने के लिए किसी अन्य व्यक्ति पर निर्भर नहीं रहना पड़ता। वह स्वयं रुपए पैसे का लेन देन कर सकते हैं तथा गृह बजट तैयार कर सकती हैं। अतः गृह प्रबंधन को सुव्यवस्थित करने के लिए गृह गणित का ज्ञान होना क्या है, आवश्यक हो जाता है। मेरे प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न यहाँ पर आप सभी लोग ध्यान दीजिएगा। प्रश्न संख्या यहाँ पर 30 है कि रोगी को किस प्रकार का आहार देना चाहिए। रोगी को किस प्रकार का आहार देना चाहिए, प्रश्न संख्या 30 का उत्तर क्या होगा। रोगी को निम्न प्रकार का आहार देना चाहिए। सबसे पहला आप लोग ध्यान देंगे बिंदु, हल्का भोजन रोगी को उस दशा में दिया जाता है जबकि ज्वर उतर गया हो और रोगी कमजोर न हो। दूसरा, अधिक सरलता से पचने वाला भोज्य पदार्थ दिया जाना चाहिए। तीसरा, ताकि शरीर को अधिकतम विश्राम मिल सके। तीसरा है, रोगी व्यक्ति को उच्च कैलोरी युक्त आहार देना चाहिए। रोगी व्यक्ति को प्रोटीन युक्त आहार देना चाहिए। और मेरे प्यारे बच्चों, नमकीन, सूप व रस तथा अन्य भोज्य पदार्थों पर नमक छिड़ककर रोगी को पर्याप्त मात्रा में नमक देना उचित होता है। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, आपने यहाँ पर देखा रोगी का भोजन कैसा होना चाहिए या रोगी का आहार कैसा होना चाहिए। अब बारी आती है यहाँ पर प्रश्न संख्या 30 का, अथवा कौन से अस्थिभंग में खपच्चियों का प्रयोग नहीं किया जाता। तो मेरे प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा। खोपड़ी की हड्डियों की टूट में खपच्चियों का प्रयोग नहीं किया जाता। पसलियों के टूट में भी खपच्चियों का प्रयोग नहीं किया जाता, यानी वर्जित होता है। प्रश्न संख्या यहाँ पर आप लोग ध्यान देंगे 31 क्या है, घायल। आप लोग ध्यान दीजिएगा, घायल व्यक्ति का स्थानांतरण करते समय आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और क्यों। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, इसका भी उत्तर आप लोग सरलता से देखेंगे। यहाँ पर घायल के स्थानांतरण में ध्यान देने योग्य बातें कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना है आप सभी को। यहाँ पर इसका उत्तर क्या होगा कि घायल को ऊंचे नीचे धरातल पर ले जाने में कष्ट होता है, अतः उसे सदा सुगम मार्ग से ले जाना चाहिए। घायल का स्ट्रेचर सदा सीधा रखना चाहिए, अन्यथा घायल को कष्ट होता है। घायलों के ले जाने के मार्ग में गड्ढे और टीले आदि पड़ सकते हैं, यदि संभव हो सके तो उनसे बचना चाहिए। अगला प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर 31 का अथवा है, कह रहा है कि मियादी बुखार में रोगी को किस प्रकार का आहार देना चाहिए। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, इसका भी उत्तर आप लोग ध्यान दीजिएगा। प्रश्न संख्या 31 का अथवा, वीडियो को एक बार जरूर शेयर कर देना, काफ़ी ज़्यादा मेहनत की है आप सभी के लिए, तो आप लोग वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और चैनल पर जरूर बने रहें। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर प्रश्न संख्या यहाँ पर 31 का उत्तर क्या होगा, यानी 31 का अथवा का उत्तर क्या होगा, मियादी बुखार। क्या कहते हैं मियादी बुखार से, क्या लक्षण है मियादी बुखार के। इस रोग में आंतों में घाव हो जाता है। मियादी बुखार के कारण आंतों में घाव हो जाता है और अतः रोगी को पूर्ण विश्राम के साथ साथ पहले केवल तरल खाद्य पदार्थ दिया जाता था, जैसे दूध का फटा पानी तथा फलों का रस, किंतु आजकल चिकित्सक सामान्य सामग्री यानी भोजन दिलाने में हैं। इनमें या इसमें इतना ही ध्यान रखा जाता है कि वसा और मसाले का प्रयोग कम से कम हो तथा हल्की मुलायम और सुपाच्य चीज़ें दी जाती हैं या दी जाएं। अंडा और अच्छी तरह पका मांस भी दिया जाता है। इस रोग में लावे का पानी या लावा बहुत लाभप्रद सिद्ध होता है। और मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर आप सभी लोग ध्यान देंगे, स्वास्थ्य लाभ की अवस्था में भी अच्छे पौष्टिक भोजन का ध्यान रखा जाता है। रोगी अपनी चोरी की कोई भी वस्तु का जो है नहीं ले सकता। मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी लोग वीडियो को लाइक कर देना
और साथ ही साथ यहाँ पर आप ध्यान देंगे, रोगी अपनी रुचि की कोई भी वस्तु क्या कर सकता है, कोई भी वस्तु खा सकता है। मेरे प्यारे बच्चों, इस तरह से मैंने आपको लघुत्तरी अति लघुत्तरी प्रश्नों का उत्तर बता दिया है। अब बारी आती है मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर दीर्घ उत्तरी प्रश्नों की ओर बढ़ने की। तो आप सभी लोग इन सभी प्रश्नों को जरूर तैयार कर लेना। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर निर्देश है, प्रश्न संख्या 32 से 34 तक दीर्घ उत्तरी हैं। प्रश्न संख्या 32 व 33 के विकल्प दिए गए हैं। प्रत्येक प्रश्न के एक ही विकल्प का उत्तर लिखना है। प्रत्येक प्रश्न के उत्तर 100 शब्दों के अंतर्गत लिखना है। प्रश्न संख्या 32 है मेरे प्यारे बच्चों, श्वसन तंत्र का नामांकित चित्र बनाते हुए श्वसन क्रिया का महत्व भी बताइए। इस तरह के प्रश्न आएंगे 6 नंबर के। अथवा में वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, डेंगू रोग के कारण, लक्षण तथा उनसे बचने के उपायों का वर्णन कीजिए। अथवा यहाँ आप प्रश्न संख्या 33 देखेंगे, आकार के अनुसार रसोई घर के विभिन्न प्रकारों का वर्णन कीजिए। अथवा बेबी फ्रॉक की प्राथमिक आप यानी नाप देखते हुए, यहाँ पर माप होगा या नाप होगा, देखते हुए उसकी ड्राफ्टिंग तैयार कीजिए। अगला प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों है, यहाँ पर आप सभी लोग ध्यान दीजिएगा, गर्म पानी की बोतल के प्रयोग की विधि बताइए। तो विधि आपको बताई ही गई थी। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपने देखा गृह विज्ञान विषय का मॉडल पेपर, और यह मॉडल पेपर आपकी बोर्ड परीक्षा 2025 में 100% आएगा। उसके पहले ही आप लोग वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना। चैनल पर यदि आप नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय हिंद।